नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, जो चुनाव आते हैं और चुनाव में लोग अपने उम्मीदवार की तलाश करते हैं और जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। तो आपने देखा होगा जो पैम्पलेट्स होते हैं, जो लीफलेट्स होते हैं, उन सब में जो लिखा जाता है कि योग्य, लगनशील, उच्च शिक्षित और तरह तरह की उपमाएं दी जाती हैं, विशेषण लगाए जाते हैं। और आप चुनाव में देखते हैं कि आज जो अखबार में खबर थी कि 12वीं पास से ज्यादा कोई उम्मीदवार है नहीं। इक्का दुक्का है जिनकी शिक्षा दीक्षा ज्यादा है, लेकिन पार्टियों को योग्य और शिक्षित उम्मीदवार नहीं मिले। मेरे साथ इस समय अंकुर दुबे हैं। केक का चुनाव चिन्ह है, रविशंकर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे कैमरे के फ्रेम में। इनसे आपको मिलवाता हूं तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ इस तरीके के भी प्रत्याशी हो सकते हैं जो समाज में आने चाहिए। और ऐसे प्रत्याशी क्या त्याग करके आते हैं, किस सोच के साथ आते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, क्योंकि इनसे मिलने के बाद लगता है कि इनके बारे में बहुत कुछ बताना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पुलिस की 12 सालों की सेवा छोड़कर ये जन सेवा के मैदान में उतरे हैं। न केवल पीएससी बल्कि यूपीएससी के एग्जाम इन्होंने दिए हैं, प्रीलिम्स दिए हैं, मेंस तक पहुंचे हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं निःशुल्क। और अभी जो इन्होंने अपना पर्चा तैयार किया है, ये भी अपने आप में यूनिक है। लोग इसकी कॉपी कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि एक पार्षद क्या होता है और उसके क्या काम होते हैं। तो सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं सीधा अंकुर दुबे से बात करूंगा। रविशंकर वार्ड के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, केक के चुनाव चिन्ह पर खड़े हुए हैं। अंकुर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज ग्राउंड जीरो में। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। और मेरी जो विचारधारा है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने पूरे सागर वासी जितने हैं उन सभी तक पहुंचाऊं, और हर एक प्रत्याशी को किस तरह से होना चाहिए, क्या उसमें काबिलियत होना चाहिए, तो वो सारी चीजों के ऊपर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। मेरा जो सबसे पहला सवाल है आपसे कि आपको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी? आप अच्छा खासा पुलिस का काम कर रहे थे, आईएएस बनते, पीएससी निकालते, यूपीएससी निकालते, ये इधर कैसे आ गया? सर, इसके पीछे भी एक काफी बड़ी कहानी है। बट जैसा पुलिस में आप सभी ने देखा है, पुलिस का एक मोनो होता है देशभक्ति और जन सेवा। तो ये वही है, चाहे हम अपनी वर्दी की नौकरी में देशभक्ति और जन सेवा करें, या फिर हम चुनाव लड़कर भी जन सेवा यहाँ पर कर सकते हैं। तो सर, मैं अपने मार्ग से भ्रमित नहीं हुआ हूँ, बस थोड़ा सा मैंने अपना रास्ता जो था उसको बदला हुआ है जन सेवा के लिए जी। तो लोगों को ये बताइए कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी परवरिश कैसे हुई, किस परिवार से आते हैं? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि एक सुदर्शन चेहरा है, बढ़िया सा आप कह सकते हैं एक हैंडसम लड़का है जो अब चुनाव के मैदान में है। तो जरा अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में बताइए। सर, परिवार के बारे में तो ऐसा है कि हमारा परिवार लगभग सागर में 150 से 200 वर्ष से रह रहा है। मैं सागर में रविशंकर वार्ड का निवासी हूँ, जो कि हमारा क्रमांक 32 है। सागर में मेरा परिवार है, जो आप सभी ने देखी होंगी दुकानें, साथी बुक डिपो, साथी प्रकाशन, जो कि सागर शहर की सबसे पुरानी दुकानें थी। मैं उनके परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरी परवरिश उसी परिवार में हुई है। अच्छा खासा संस्कार, लाड़ दुलार हमें मिला हुआ है। और इसके साथ साथ मेरी ग्रेजुएशन में बीए और एमए मैंने किया हुआ है। 12th के बाद मेरी 2009 में जॉब लग गई थी, तो आरक्षक के पद में था। फिर इसके बाद मैंने साथ में रहते हुए अपनी प्रिपरेशन को प्राइवेट किया, ठीक है, मेरी ग्रेजुएशन भी हुई। फिर 15-16 के बाद से मैंने एग्जाम देना यहाँ पर शुरू किया। तो जॉब के साथ साइमल्टेनियसली मैंने एग्जाम्स की तैयारी भी की, और प्री भी निकाला, मेंस भी निकाला। कुछ टाइम मैंने जॉब से ब्रेक भी किया, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी। और मैंने थोड़ा कुछ बढ़कर सोचा था कि मैं अपने शहर के लिए, अपने वार्ड वालों के लिए मैं दूंगा। अब राजनीति में आने का इस तरह से था कि राजनीति में तो काफी टाइम से मेरे दिमाग में एक चीज चलती थी कि जब से मैं नौकरी में आया तब से मेरे दिमाग में जन सेवा था। तो जन सेवा के लिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। पर चूंकि मैं व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर सकता था। अब आप सभी जानते हैं सर कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं पुलिस की नौकरी में, और खासकर जिस समय आचार संहिता चल रही होती है, तो जो सरकारी कर्मचारी होता है वो किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं आ सकता इस समय। तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, और इस हालात में भी अगर हम किसी व्यक्ति की सेवा करना चाहते हैं तो आचार संहिता का कहीं ना कहीं एक उल्लंघन हो जाता था। तो यही एक मार्ग था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर सकूं। कम्युनिकेट करने के साथ साथ मेरी जो विचारधारा थी उससे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचा सकूं।
और सर मेरा एक ही मुद्दा है, जैसे हमने देखा है सर हर पार्टी होती है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, एक विकास का मुद्दा उठाती है। मैं विकास के मुद्दे को थोड़ा सा एक अलग तरीके से सोचता हूँ। मेरा ऐसा सोचना है कि अगर हम लोगों को जागरूक कर देंगे, अगर हम लोगों को शिक्षित कर देंगे, विकास अपने आप हो जाएगा। हम विकास की बात करते हैं पर हम शिक्षित और जागरूक करने की कभी बात नहीं करते। तो मैंने जिस मुद्दे को उठाया है अपने वार्ड में, वो विकास का मुद्दा है, पर उससे पहले मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। उनको बताना चाहता हूँ कि आप जिन प्रत्याशी को चुन रहे हैं, एक पार्षद होता है क्या। हम पार्षद को केवल या तो किसी एक इलेक्शन के सिंबल तक देखते हैं, पर इलेक्शन के सिंबल से बढ़कर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पार्षद के कार्य होते हैं। पार्षद के कार्य के साथ साथ उसके कुछ दायित्व होते हैं अपने उन वार्ड के सभी रहवासियों के लिए। तो यही कुछ ऐसे कारण थे जिस कारण से सर मैंने नौकरी को छोड़ा, और नौकरी को छोड़ने के बाद मैं डायरेक्ट जनता की सेवा के लिए आया। अंकुर, ये जानना चाहेंगे कि ये जो फील्ड है, मतलब चुनाव की या राजनीति की, आप अपने आप को कितना फिट पाते हैं यहाँ पे? क्योंकि पुलिस का मामला और जनसेवा का मामला थोड़ा सा अलग है, तो कितना फिट लग रहा अभी आपको? सर अगर आप इसके बारे में पूछेंगे तो मैं अपने आप को 100% कहूँगा। इसको 100% पीछे कहने के कुछ कारण ये है कि सर जो पुलिस के साथ साथ जिस चीज़ की मैंने तैयारी की वो थी एक एजुकेशन, शिक्षा। तो मेरा जो रविशंकर वार्ड है, आज भी इस वार्ड के बहुत मतलब कहें तो कुछ ऐसा एक एरिया जरूर है अभी भी जहाँ पर लोग शिक्षित नहीं हैं, जहाँ पर लोग शिक्षा के महत्व को समझते नहीं हैं। तो चूंकि मेरा बैकग्राउंड जो एजुकेशन से है, तो मैं उस चीज की गरिमा को और उस चीज की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझता हूँ सर। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरा प्रोफेशन है, इसी प्रोफेशन के साथ साथ क्यों ना मैं इसके साथ साथ जन सेवा भी करूँ। तो मैं अपने आप को सर 100% मानता हूँ। अच्छा, आपने अपना ये जो पूरा बनाया है, ये बहुत ही तरीके से बनाया है कि पार्षद के क्या कार्य होते हैं, और आपने इसमें ये भी बताया कि कितनी सारी योजनाएं होती हैं, महिलाओं के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, युवकों के लिए क्या है। ये पूरा मतलब आपने एक एक चीज बताई है, वचन भी दिए हैं आपने कि वार्ड में क्या क्या करेंगे। तो इसको मैंने देखा है कि बहुत से दल हैं जो कॉपी कर रहे हैं। सर काफी सारे ऐसे हमारे पार्षद प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने डायरेक्टली मुझसे ये चीज कहा है कि सर आप ये मुझे दीजिए, वर्ड फाइल में आप मुझे दीजिए। काफी सारे प्रत्याशियों ने इस चीज को कॉपी किया हुआ है। एक तो सर मैं हल्का से एक छोटा सा सवाल आपसे भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि आपने भी कई पार्षद के चुनाव में आपने भाग लिया होगा। आज तक हम सर पार्षद निधि जो हमने सुना है, पर आप में से काफी सारे प्रत्याशी के साथ साथ रहवासी भी रहे होंगे जो वोट देते हैं, जो पार्षद निधि के बारे में नहीं जानते। हमने नाम बस सुना है पर हम पार्षद निधि नहीं समझते। पार्षद निधि एक वो निधि होती है सर जो कि एक वार्ड के विकास के लिए, ठीक है, एक नगर निगम क्षेत्र की सीमाओं के आधार पर लगभग 18 से लेकर 25 लाख रुपए तक दी जाती है। जैसे इंदौर है, इंदौर जैसे बड़े शहर में लगभग 25 लाख रुपए होता है। ये सालाना होता है, ये चीज सालाना। तो अगर आप 5 साल का आकलन करो तो लगभग 1 करोड़ या उससे ज्यादा का पैसा होता है जो कि वार्ड के विकास के लिए होता है। इसके अलावा कुछ और भी निधि होती है, मेयर निधि अलग होता है, कुछ और भी निधियां मिलती हैं। तो ये हमारे वार्ड के वासी जानते ही नहीं है। तो मतलब अगर मैं इसको एक रेशो में 20 लाख भी लेकर चलता हूँ तो 1 महीने का लगभग 1.5 लाख रुपए वार्ड के विकास के लिए आता है, 1 से 1.5 लाख रुपए। और हम उस पैसे का सही उपयोग जानते नहीं है, और हम कभी पूछना भी नहीं चाहते पार्षद से कि आपने उस पैसे का कहाँ उपयोग किया। तो ऐसी कुछ चीजें हैं सर जिसमें मैं पारदर्शिता लेकर आना चाहता हूँ। जो हमारा जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि आप यंग हैं, भ्रष्टाचार से हर कोई परेशान है, भुगत रहा है, और कुटीर के लिए 25,000 40,000 दिए तब कुटीर मिली। बहुत से भ्रष्टाचार आपने देखे होंगे। युवा हैं, क्या कहेंगे? ये जो भ्रष्टाचार है इसे दूर करने का प्रयास करेंगे, कम करने का प्रयास करेंगे, या इस पे आपकी क्या राय है? सर भ्रष्टाचार को दूर करने का बिल्कुल एक ही तरीका है जिसको मैं मानता हूँ, वो है लोगों को शिक्षित कर देना। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे अभी हमने जो पार्षद निधि की बात की, अब आपको मैंने बताया, जैसे हमने बात की कि 1.5 लाख रुपए आता है प्रति माह के हिसाब से। अब हम नहीं चाहते या हम नहीं जानते कि वो पैसा कहाँ खर्च किया, तो हम इसके RTI के माध्यम से, बिल के माध्यम से, स्थायी निरीक्षण के माध्यम से उस चीज का पता कर सकते हैं कि पार्षद ने वो पैसा 1.5 लाख रुपए कहाँ खर्च किया है। 20 लाख रुपए जो उसके पास निधि आई है उसने कहाँ खर्च की है। क्योंकि वो सरकार का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है, वो हमारा पैसा है जो हम निगम में जल कर के माध्यम से, आयकर के माध्यम से, मकान कर के माध्यम से जो हम निगम में देते हैं। तो चूंकि हम टैक्स दे रहे हैं पर हम ये नहीं कभी समझते कि उस टैक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यही चीज सर मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप सर कम होता चला जाएगा। ये चीज रहेगी। आपसे मैं सवाल कर सकता हूँ कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है?
सर मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुझे शिक्षित करना है, उनके अधिकारों के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में मुझे उन्हें बताना है। और सबसे ज्यादा मैं ये चाहता हूं कि अगर हम जब देश के विकास की बात कर रहे हैं तो देश का विकास तब ज्यादा होगा जब हम लोगों को शिक्षित कर देंगे, फिर वो अपने आप ही विकास की सीढ़ियों के ऊपर चलते चलेंगे। 1680 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के लिए दिए नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। पूरे देश में ये सागर को मिला 1680 करोड़, देश भर में 100 स्मार्ट सिटियां बनी। आपको क्या लगता है कि रोजगार के लिए मिलना चाहिए था ये पैसा या स्मार्ट सिटी बनाने के लिए? सर इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, क्योंकि सर जो पैसा दिया गया है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तो सर उसमें रोड्स भी बन रहे हैं। अब जब रोड बन रहे हैं तो रोड बनाने के लिए सर मशीनों के साथ साथ यहाँ पर जो मेन पावर होती है उसका भी उपयोग किया जा रहा है। तो सर सिटी भी बन रही है और इसके साथ साथ रोजगार का सृजन भी हो रहा है। बट एक ही चीज इसमें कहना चाहूंगा कि जब कोई भी ऐसी मैनिफेस्टो या ऐसी कोई भी जब प्लानिंग की जाती है तो जो इसका एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत सही तरीके से होना चाहिए। इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे हमने बात की कि 1680 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए, अब किस चीज का कहाँ पर उपयोग हुआ वो चीज यहाँ पे जनता को, हर एक व्यक्ति के लिए क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार जैसी चीजें बिल्कुल नहीं होंगी सर। अच्छा, वार्ड पे आ जाएं कि आपका जो वार्ड है वहाँ क्या अभी काम हुए हैं पिछले 10-15 सालों में, क्या जरूरत है या अब जरूरत नहीं बची है? सर मेरे हिसाब से मेरे वार्ड में बहुत सारे काम होने बाकी हैं, बहुत सारे। सर रोड का मुद्दा है, वो काफी अच्छी रोड्स बनी हुई है, पिछले पार्षद ने काफी सारे काम भी करवाए हुए हैं। बट जो आज भी हमारे वार्ड का जो नागरिक है सर वो शिक्षित नहीं है। आज भी हमारे यहाँ पर वार्ड में कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर बच्चे को 14 से 15 साल की उम्र में दुकान पर भेज दिया जाता है काम करने के लिए, क्योंकि वो अकेला शायद हो सकता है कि वो घर में कमाने वाला हो। तो शिक्षा का जो अभाव है वो हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो जब तक हम किसी व्यक्ति को शिक्षित नहीं करेंगे तो फिर विकास नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे शिक्षा के लिए? क्योंकि पार्षद के पास बहुत ज्यादा कुछ शिक्षा के लिए करने को नहीं है। सर पार्षद के पास शिक्षा के लिए करने के लिए नहीं होता, पर मैं खुद एक शिक्षक हूँ, तो मैं जो फ्री में जो मैं क्लासेस अभी तक 2 साल से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ उन्हीं क्लासेस को मैं सर अब ऑफलाइन मोड पर लेकर आऊंगा। मैं खुद स्वयं कम से कम 3 घंटे की क्लासेस में अपने वार्ड वालों के लिए फ्री अवेलेबल करवाने वाला हूँ। तो आज जो मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ी है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी नौकरी छोड़ने के बाद मेरे वार्ड के कम से कम हर साल जितनी भी भर्तियां आती हैं उसमें 10 बच्चे सिलेक्ट हों, वो भी मेरे द्वारा। राजनीति में कहाँ तक जाने का इरादा है? सर इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता सर, जहाँ तक जनता और जहाँ तक मेरे काम मुझे आगे लेकर जाएं। बट हाँ, मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि मैं अपने काम के प्रति ठीक है और पारदर्शिता इन दोनों के ऊपर यकीन करता हूँ सर, और ये चीज मुझे जहाँ तक आगे ले जाए। तो ये है अंकुर दुबे, आपने देखा कितनी बेबाकी से बात कर रहे हैं, एकदम क्लियर विचार है इनके, साफ साफ है जो कहना है साफ साफ। क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो एक बड़ा अंतर पैदा करती है लोगों में कि वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से अपने समाज के लिए काम करना चाहता है। वो राजनीति में आकर इस सेवा को करना चाहते हैं और शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर है। तो निश्चित तौर पर ये जो उनकी सोच है ये उन्हें बाकी सारे प्रत्याशियों से अलग करती है। अब जो जनता है उसको भी ये विचार करना चाहिए कि हमारा जो प्रत्याशी है वो कैसा हो। अगर उसे कोई अच्छा प्रत्याशी मिलता है तो क्या वो उसे जिताएगी? तो सारे विचार जनता के हाथ में है, सारी ताकत बटन जनता के हाथ में है। अब उसे तय करना है कि उसे अच्छा प्रत्याशी चुनना है या वो जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें भरोसा करेगी या उन तरीकों में अपना वोट देकर आएगी। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो, सागर।